आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल क्लासेस पे। आज जो हम लोग विजन का टेस्ट सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विजन का जो आज से हम लोग टेस्ट सीरीज का अध्ययन करेंगे और इसमें जो है हम लोग ये समझेंगे कि आज जो है टेस्ट वन है 4126 जो हमारा पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है, याद रखना है, पॉलिटी का टेस्ट है। तो पॉलिटी का टेस्ट को आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज जो हम लोग लगभग 1 से लेके यानी याद रखना है 1 से 25 क्वेश्चन के मध्य सोल्व करना है और टोटल हमें इसके अंतर्गत आज से जो हमारा टेस्ट 1 होगा, याद रखना है टेस्ट कौन सा है, 1 है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग टेस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के देखना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कार्य है। यानी संविधान का मूल दर्शन के बारे में बताना है। याद रखना, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में हमें बात करना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इसका, यह मूल नियमों का एक जैसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्य के बीच समन्वय बना रहे। याद रखना है ये डिसाइड करता है कि समाज के समन्वय बना रहे। तो एक तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो याद रखिएगा, संविधान ही हमें बताता है कि इस समाज में इसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और पहला है कि ये मूल नियमों का ऐसा समुच्चय यानी ऐसा दस्तावेज है जो समाज के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है आपका कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो याद रखना, इस तरह से ये तीनों हो जाता है आंसर। कैसे, देखिए, पहला कह रहा है संविधान के मूल दर्शन के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के नियमों का कुछ ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्य के बीच समन्वय स्थापित होता है। आपको पता है किसी भी समाज या किसी भी देश को या किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मूल दस्तावेज यानी एक संविधान की जरूरत पड़ता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट एक क्या है, सही है। अब दूसरा बात कहता है आप लोगों का, तो दूसरा बात आपको याद रखना कह रहा है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है था। आपको संविधान के जरिए ही पता चलता है कि संविधान में निर्णय यानी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास। आपको पता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति आपकी किसके पास है। एक तो अगर देखिएगा तो विधायिका के पास भी है, तो याद रखना है विधायिका के पास भी होता है। और दूसरा याद रखिएगा कि कार्यपालिका के पास भी होता है, याद रखना है इसके पास होता है, कार्यपालिका के पास भी होता है। देखिए मैं पेन थोड़ा नहीं चलता है प्रवेश। और तीसरा है किसके पास होता है, तीसरा शक्ति किसके पास होता है, न्यायपालिका के साथ भी होता है। तो याद रखना है ये तीनों जो है यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के साथ जो है ये शक्ति क्या होती है, काम करती है। तो याद रखना है ये तीनों आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के और बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन को देखना क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यपालक से संबंधित सेवाएं और पदों के लिए नियुक्ति करने में, यानी संघ या किसी राज्य के कार्यपालक के संबंध में सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में, पदों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपस्थित है। तो याद रखना है आपके किस भाग में है, तो याद रखना आपको 16 में है। किस में है, आंसर क्या है इसका आपका 16 में है। यानी इस चीज़ को याद रखना है, अनुच्छेद भाग 16 के अनुच्छेद 300 याद रखना है आपको, 300 याद रखना है आप लोगों को 335 में है। किस में है, 335 में है। याद रखना, इसलिए को कितना आंसर हो जाए इसका, आर्टिकल 335 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है ये जो भाग 16 का बात करता है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से कहा गया है कि SC ST के दावे
संघ या किसी राज्य के कार्यपालक से संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्ति करेगा। यानी जो SC/ST के विषय में जो है उससे संबंधित उसकी समस्या का निदान के लिए जो है यानी कार्यपालिका जो है उसकी सेवाएं और पदों की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी उसके उत्थान के लिए। तो ये प्रावधान आपको कहाँ मिलता है, भाग 16 के अनुच्छेद 335 में देखा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। याद रखना है, 2 का आंसर में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार की विशेषता की बात की है। मूल अधिकार आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार की बात की। तो याद रखना है आपको, ये कहता है ये युक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी और कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। यानी कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों के मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध क्या है, उपलब्ध है। तीसरा क्या कहता है आपका, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल किसके पास है, नागरिक के पास उपलब्ध है। और सभी मूल अधिकार क्या है, स्वतः निष्पादन योग्य है। ये स्टेटमेंट गलत है। यानी सभी मूल अधिकार जो स्वतः निष्पादन योग्य अनिष्माप्त नहीं हो सकता है। तो याद रखना है। देखिए पहले आपको पहला स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। जैसे मान लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करें, जैसे मान लेते आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 क्या कहता है आपको, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करती है। तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की अगर बात करेगी तो याद रखना है इस चीज़ में कि एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, आपको जहाँ घूमने या कहीं घूमने के विदेश यात्रा करने के भी आपके पास क्या स्वतंत्रता है। और उसी से क्या होता है, समाज के भी नियंत्रण के बीच क्या होता है, संतुलन। यानी आपको जो है किसी भी समाज, किसी के प्रति आप किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समाज भी इसी तरह से क्या होता है, नियंत्रण में आता है। तो समाज और व्यक्ति के बीच क्या बनता है, संतुलन बनने लगता है। उसके कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति के मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध है। यानी कुछ मूल अधिकार, जैसे मान लेते हैं कोई निजी व्यक्ति है, कोई कंपनी है, मान लेते हैं अगर आपके साथ, मान लेते हैं अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, यानी आपको बाल श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है। यानी कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। याद रखिएगा, कोई भी आपको बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। ये मनमानी, यानी कोई भी निजी व्यक्ति जो है, निजी संस्था या निजी कंपनी हो, कोई भी आपसे साथ बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकता है। तो याद रखना बात को, ये भी आपको मूल अधिकार के, निजी व्यक्ति की मनमानी कार्रवाई अगर कोई करता है उसके विरुद्ध है ये। तीसरा कहता है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिक को पता है। आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है कुछ अधिकार व्यक्ति को दिया गया है और कुछ अधिकार नागरिक को दिया गया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और व्यक्ति दोनों को दिया गया है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है आपको व्यक्ति को भी दिया गया है और किसके पास है, और यानी व्यक्ति के पास भी दिया गया है और नागरिक के पास भी दिया गया। याद रखना है किसके पास दिया गया, व्यक्ति को भी दिया गया और नागरिक को भी दिया गया है। जैसे हम बात करेंगे अगर आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो याद रखना है आर्टिकल 15 जो है सिर्फ किसको दिया है, सिर्फ नागरिक को है। याद रखना है सिर्फ किसको है, नागरिक को है। याद रखना आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, ठीक है, और आर्टिकल क्या हो गया, 29 हो गया, और आर्टिकल क्या हो गया, 30 हो गया। ये सभी जो आर्टिकल है आपका, ये सभी किसके हैं, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल, याद रखना है। तो और एक बात याद है, आर्टिकल 19 भी, आर्टिकल 19 किसको प्राप्त है, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो याद रखना है हमारे संविधान में ये भी कुल कुछ मूल अधिकार स्वतः, अरे सॉरी सभी, याद रखना सभी वर्ड यूज हो गया। तो सभी जो है सभी मूल अधिकार क्या स्वतः निष्पादित योग्य नहीं है। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन ए, यानी 1 2 3, तो आपका केवल एक और दिन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है।
तो एक लाइन अगर आपको बताऊं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, समझिएगा ध्यान से। हम्म हम्म। तो आयुष्मान प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना के बारे में हमें बात करना है। तो चलिए, तो अब देखते हैं हम पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। तो पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें हम, हाँ, तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है ये विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित सेवा कार्यक्रम है। क्या कह रहा है ये? वित्त सेवा वाला कार्यक्रम यह है। तो देखिए, और दूसरा कहता है इस योजना के अंतर्गत एक सेकंड थोड़ा सा, अब देखिए प्रधानमंत्री, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा था? तो 4 नंबर क्वेश्चन ये है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा कह रहा है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। और तीसरा बात क्या कहा है? तीसरा बात क्या कह रहा है इसमें? तीसरा बात याद रखना है। तीसरा बात क्या कह रहा है इसमें कि इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA एक नोडल एजेंसी है। तो ये यानी नोडल एजेंसी तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ये तो है ही। तो याद रखना 3 आंसर हो जाएगा। और इस योजना के लाभार्थी का पहचान सामाजिक और आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। इस तरह से याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा आंसर। याद रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में हमें बात करना है। तो याद रखना है, तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी होता है। नहीं, ये गलत है। इनमें इन वर्ष इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो नहीं, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो देखिए याद रखना है, इसकी जो है याद रखिएगा, यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यानी विश्व बैंक द्वारा इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है रिपोर्ट, ना कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है, यानी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, इसे वर्ष में एक बार नहीं, इसे वर्ष में एक बार नहीं 2 बार जारी किया जाता है। कितने बार जारी किया जाता है? 2 बार जारी किया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। याद रखना है, इसका स्टेटमेंट दोनों गलती है। तो याद रखना, कौन रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड बैंक इसका रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ष में एक बार नहीं, ये 2 बार क्या होता है? रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए अब अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है? चलिए 6ठा नंबर सवाल कहता है आपका, 6ठा नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची एक तरफ दिया गया है, एक साथ उपबंध दिया गया, यानी याद रखना। चौथी अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन करता है। ये बात एकदम करेक्ट है। 6ठी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची क्या कह रहा है? 10वीं अनुसूची क्या कह रहा है इसमें कि संसद की सदस्यता निरंतरता से संबंधित। याद रखना है, दल बदल जो कानून है वो अनुसूची 10 के तहत ही आया गया है, यानी दल बदल जो है वो किसके तहत ही आया गया है? ये आपके अनुसूची 10 के तहत ही लाया गया है। याद रखना है इसमें जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये वाला क्षेत्र यानी 6ठी अनुसूची में नहीं, याद रखने का, ये 5वीं अनुसूची में बात की गई। कौन सी अनुसूची में बात की गई है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से। अगर जैसे बोल देगा कि अगर मान लेते हैं,
अगर ये बोल दिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति, अगर बोल दिया जाता है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र की अगर प्रशासन और नियंत्रण संबंधी बात होगा तो वो होता छठा अनुसूची। तो याद रखें यहाँ बात की अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित का मतलब हो गया एससी, सिर्फ एससी की यहाँ बात की गई थी। याद रखना है सिर्फ एससी की जो बात की गई है, एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी मामला कहाँ पे दिया गया है, आपके अनुसूची 5 में दिया गया है। जबकि याद रखिए अनुसूची 6 में जो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जनजातीय क्षेत्र, याद रखें इसके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में की गई। तो इस तरह इससे क्या होगा, ऑप्शन यानी कि अनुसूची 4 और अनुसूची 3 क्या है, ये इसका सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है कि इसका ऑप्शन जो है 1 और 3 देखते हैं कहाँ पे है। तो 1 और 3 जो है आपका ऑप्शन कहाँ बन रहा है, सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। तो याद रखिएगा अनुसूची की संख्या मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। तो याद रखना है वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है और मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, 8 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह देखिए समझते चलिएगा थोड़ा सा बात को कि कहाँ पे कोई दिक्कत अगर आए तो पूछिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा तो इसका जवाब आपको। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षारीय पदार्थ है, यानी ओजोन क्षारीय पदार्थ यानी कि ओजोन को कमजोर करने के लिए कौन कौन से पदार्थ यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखिएगा इसमें जो बात की गई है, एक मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोकार्बन, ब्रोमोक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इस तरह से याद रखना है इसका आंसर यानी 4 हो जाएगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी हो जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ जाएगा, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोफॉर्म कार्बन भी आ जाएगा और मिथाइल ब्रोमाइड भी आ जाएगा, ये चारों हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए अब जो हम लोग अगला सवाल सोल्व करेंगे वो है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा 8वां सवाल। हाँ 8वां सवाल क्या कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश मूल कर्तव्य के तहत संविधान में विष्ट की गई थी, यानी संविधान में दी गई थी। किसी भी मूल कर्तव्य, पहला ऑप्शन कहता है किसी भी, याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश मूल कर्तव्य के तहत संविधान में समाविष्ट की गई थी। किसी भी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना या लगाने का दंड या हेतु संसद सशक्त बना सकती नहीं, ये बात गलत है। देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान की जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, ये सही है। तो करों का भुगतान करना नागरिक का मूल कर्तव्य होना चाहिए, नहीं ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है आपका, देखिए 1 वाला गलत है, 2 वाला सही है, तीसरा वाला भी गलत है। तब किसी भी कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी मूल कानूनों को किसी भी न्यायालय में प्रभाव नहीं किया जाएगा, यानी ये भी क्या है आपका गलत है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, इसका 9 नंबर सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान पे देखना है। चलिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए 9 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीबीआई का कार्य नहीं है, यानी सीबीआई का कार्य नहीं, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य नहीं है। याद रखना है इसका कौन सा कार्य नहीं है। देखिए नहीं का बात क्या गया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामले की जांच करना। क्या कह रहा है, कदाचार मामले की जांच करना, ये तो कार्य है इसका, ये तो कार्य है।
बम विस्फोट, विमान और जहाज के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमले की जांच करना, ये गलत है। ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? आंसर आपका यही आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए इसके अगला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है पेशेवर अपराधी को संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराध का जांच करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, अपराध और आंकड़ों का अनुसरण करना और आपराधिक जानकारी प्रसार करना, ये भी इसका काम है। इस तरह से कह सकते हैं कि इसका काम कौन सा नहीं है? बी वाला काम नहीं है। इससे आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। याद रखिए, बम विस्फोट, विमानों और जहाजों के अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले तथा सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग सहित आतंकवादी हमले की जांच करना, ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। जैसे 9 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलिए अब 10 में क्या कर रहा है इसका आंसर? तो 10 नंबर का हमें समझना है 10 नंबर का आंसर में क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिए यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यूएसबी टाइप सी जो कनेक्टर आता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, जो कनेक्टर आता है, इसके बारे में बात करें। ये प्रतिआस्था के साथ साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। दूसरा कह रहा है कि यह पूर्व के यूएसबी प्रकार के साथ साथ बैकवर्ड कंपेरेटिबल नहीं है, यानी बैकवर्ड कंपेरेटिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये कि दोनों आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही। यानी जो यूएसबी केबल होता है, यानी टाइप सी वाला जो है, ये दो तरफा कनेक्ट भी, यानी किसी भी टाइप से उसको अंदर कीजिए, मोबाइल में लगाइए, दोनों तरफ से लग सकता है। उसके बाद के पूर्व के जो यूएसबी प्रकार के साथ यानी बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है, यानी कंपेटिबल नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बात को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये 10 के बाद जो आपका सवाल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 11वां सवाल को हम लोग को सोल्व करना है इसे। 11वां सवाल क्या कहता है आप लोगों का? 11वां सवाल, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू किया था? आप देखिए, याद रखिएगा, संवैधानिक विकास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति अधिनियम प्रस्तुत किया गया था वो 1961 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? इससे प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, 1961 अधिनियम के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है यह अधिनियम का व्यवस्था यानी अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया था। चलिए अब अगला हम सवाल सोल्व करते हैं। अगला सवाल में क्या करें? अगला सवाल कहता है कि संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी बारे में की गई है। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीतिशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल्य अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी? अब देखिए, याद रखिएगा, ये व्यवस्था जो आपको दी गई थी, याद रखना, ये व्यवस्था दी गई थी चंपक दोराईराजन बनाम भारत संघ के बीच। याद रखिएगा, आपका केस कौन सा है? ये चंपक दोराई बनाम भारत संघ के बीच ये व्यवस्था की गई थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में समझ के रखिएगा। देखिए अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसमें, तो याद रखिएगा, चंपक दोराईराजन मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि भाग 4 में जो वर्णित डीपीएसपी है किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकता है। यानी भाग 3 में जो गारंटी दी गई है वो डीपीएसपी में वर्णित जो तत्व है उसे क्या कर सकता है? कम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसने कहा है, उन्होंने भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुशंसा यानी सामग्री के रूप में कार्य करना और उसे अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, चंपक दोराईराजन मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो डीपीएसपी में वर्णित जो की गई है वो किसी भी तरह से भाग 3 का न्यून नहीं कर सकता है और गारंटी देता है। अब देखिए,
एक था गोलकनाथ मामले केस, आपको ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, पर ये ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे सही नहीं होगा। याद रखिएगा, जो ऊपर में जो बात की गई है, इसी बात को 1967 ईस्वी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह व्यापक परिवर्तन किया गया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकारों को जो प्राकृतिक में अनुलंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, मूल अधिकार को सांसद जो है किसी भी रूप में मतलब इसे क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात ये याद रखिएगा, गोलकनाथ मामले में साफ साफ कह दिया कि डीपीएसपी को जो है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बात को एकदम धैर्यपूर्वक से याद रखिएगा। वही चंपक दोराई राजन मामले में भी इस बात को बोल दिया गया था, तो गोलकनाथ मामले में। लेकिन याद रखिएगा, जब केशवानंद भारती केस मामले आया तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31(3) को उपरोक्त यानी दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो याद रखना है इस बात को, आगे चल के याद रखिएगा, वो बात कह दी गई कि जो आपका मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। फिर जाके बात आता है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था, यहाँ पे साफ साफ आपका दिया हुआ। मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी संतुलन, यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच जो है संतुलन के रूप में है। यह एक साथ सामाजिक क्रांति के रूप में प्रतिबद्धता के आधार पर निर्णय करते हैं और वह एक रथ के दो पहिए के समान है तथा एक दूसरे को कम नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे को पूर्ण प्रधानता देने से संविधान का मूल भावना बाधित हो सकती है। तो दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान का मूल ढांचे का अनिवार्य योग्यता को इसके बताया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रथ के समान है। याद रखिएगा, रथ के समान है, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन बनाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कह दिया गया था कि यह रथ के दो पहिए के समान है। याद रखिएगा, रथ के दो पहिए के समान है, नहीं दोनों क्या है, बराबर है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो मेरा सवाल आएगा, अगला सवाल मेरा कौन सा आ जाएगा, 13 नंबर का सवाल आ जाएगा। तो 13 नंबर का सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, एकदम आसान भाषा में है। 13 नंबर का सवाल कोई खास टफ नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है, ये आसान ही सवाल है आपका। देखिए 13, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान में निम्नलिखित युग्म विचार करना है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है? ठीक है, बैंकिंग किसका विषय है? बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय थी, ये वर्णित गलत है। कृषि किसका विषय है? कृषि समवर्ती सूची का विषय, ये भी क्या है, गलत है। व्यवसायिक संघ, ये याद रखना है, व्यवसायिक संघ की सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि आपका कौन सा युग्म सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। याद रखना है, याद रखना है, इसमें केवल एक युग्म ही क्या है, सही है। इस बात को याद रखना है। याद रखना है, संघ सूची में अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान विषय कितना है, 98 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है, 59 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है, आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है, 52 है वर्तमान में, याद रखना है। जबकि मूल में कितना था, इसमें संघ सूची में 97 विषय था। और याद रखना, राज्य सूची में 66 विषय था और समवर्ती सूची में कितना था, 47 विषय था। तो याद रखना है, और वर्तमान का भी याद रखना है कि समवर्ती सूची में 52 विषय है, राज्य में 59 विषय है, जबकि संघ में 98 विषय है। इस तरह से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 का बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकार, याद रखना है क्या करना है, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग। अभी देखिए जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि आपका जो है, याद रखना है, मिनर्वा मिल्स मामला जो है वो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो डीपीएसपी और मूल अधिकार जो है वो रथ के दो पहिए के समान है। याद रखिए, या बाइक के दो पहिए के समान है, क्या, डीपीएसपी और राज्य के निर्देशक तत्व। तो इस बात को याद रखना है, मिनर्वा मिल्स मामला जो है वो रथ के दो पहिए के समान है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। कौन सा आंसर इसका आ जाएगा, मिनर्वा मिल्स, यानी आंसर सी आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल किससे है, साइंस से लग रहा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसर यानी
कंडेंसेट यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की 5 व्यवस्था कहा जाता है, के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। नहीं, जगदीश चंद्र बोस नहीं होगा, नहीं, गलत बात है। जगदीश चंद्र बोस इसका नहीं मामला करेगा, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस इसका मामला नहीं करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सत्येंद्र बोस का नाम पे आ जाएगा। याद रखना क्या चीज़ आ जाएगा, सत्येंद्र बोस आ जाएगा। तो इस तरह से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका निर्णय तब होता है जब कुछ तत्व परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ये भी गलत है, नहीं, ये भी गलत है। याद रखिएगा इसके परमाणु, याद रखिएगा इसका जो है क्या कह रहा है, यानी परमाणु, लेजर परमाणु और घड़ियों गुरुत्वाकर्षण घूर्णन के चुंबकीय सेंसर बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, चलिए इस तरह से याद रखिए। 5वां का आंसर क्या आ जाएगा आपका, केवल 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका केवल आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। याद रखिए 15 का केवल क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, किसी धर्म की अभिवृद्धि के कराधान, याद रखिएगा हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो बात की गई 25 से 28 के बीच। कब की गई है, 25 से लेकर 28 के बीच हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो याद रखना धार्मिक स्वतंत्रता के बीच 25 से 28 तक की बात की गई है। अब देखिए कह रहे हैं कि राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी एक विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल क्या है आपका, ये सही है। तो याद रखना है ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है आपका, ये तो केवल सही है। यानी कोई भी राज्य जो है या कोई केंद्र सरकार जो है किसी एक विशेष धर्म के लिए अपने टैक्स का पैसा को यूज उससे नहीं कर सकता है। अब दूसरा सुनो, यह व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगा सकती है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। इसका आंसर आ जाएगा केवल 1। क्या आ जाएगा, केवल 1। याद रखिएगा इसमें कह रहा है ये व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं की धर्मनिरपेक्षता और प्रशासन नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगा, नहीं, कर लगाने पर रोक है पर शुल्क लगाने पर रोक नहीं है। याद रखना है शुल्क लिया जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में मान लेते हैं कि लाल किला देखने जाते हैं, तो अब लाल किला एक धर्म का एक मेन प्रमुख स्थान है। तो याद रख लीजिएगा, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए टैक्स के द्वारा उसमें कोई विशेष उत्थान नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ आपको देखने के लिए वहाँ के प्रशासन, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था को रखने के लिए या वहाँ पे सही रूप से सुचारू रूप से काम चलाया जा सके, तो उसके प्रशासन के नियंत्रण के लिए आपसे कर टैक्स नहीं लिया जा सकता, पर शुल्क के तौर पे आपसे पैसा लिया जा सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता में जो बात की गई है, टैक्स के बारे में बात नहीं की गई है, पर याद रखिएगा शुल्क के रूप में बात की गई है। इसलिए आपका आंसर जो निकल के आएगा वो याद रखिएगा इसमें बात नहीं कही गई है शुल्क लगाने पर रोक नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाता है। पर आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर आपका स्टेटमेंट एक क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 16 का आंसर क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला सवाल क्या कहता है, 17 नंबर का सवाल। देखिए 17 नंबर का सवाल क्या कहता है, एकदम ध्यान सुनिए। 17 नंबर का सवाल कहता है, 17 नंबर का सवाल देखिए कहता है कि वित्त आपातकाल की घोषणा के परिणाम के संदर्भ में, वित्त आपातकाल आपको पता है, वित्त आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में जो है, आपातकाल का जो प्रावधान हमारे संविधान के भाग नंबर किस में है जी, भाग नंबर 18 में, हमारा भाग नंबर 18 में प्रावधान की गई है। याद रखना 352 से लेके 356 के मध्य जो है, 356 के मध्य जो है, हाँ 360 के मध्य जो है हमारे यहाँ आपातकाल का प्रावधान की बात की गई। तो हमारे यहाँ जो है 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। आपको पता है 3 तरह का क्या लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। तो 3 तरह का आपातकाल में आपको पता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और 300
356 में जो है 356 में जो है आपको राष्ट्रीय यानी राज्य पदका लगाया जाता है, और 360 में जो है आपका कौन सा पदका लगाया जाता है, वित्तीय पदका लगाया। तो याद रखना है हमें आर्टिकल 360 के बारे में आज बात करनी है कि 360 में वित्तीय आपातकाल की बात का क्या स्टेटमेंट है। तो वित्तीय आपातकाल याद रखना है। अब ऑप्शन पे आते हैं हम लोग का। ऑप्शन क्या कह रहा है इसका? ऑप्शन कह रहा है केंद्र को राज्य के वित्त मामले पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा ये भी स्टेटमेंट क्या है, जब वित्त आपातकाल लगाया जाता है तो राज्य का जो वित्त का मामला है वो पूरा का पूरा उस पर नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्र सरकार का हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्त विधेयक को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर रख सकता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति सभी धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक को राज्य के विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को ये पावर है कि राज्य वित्त विधेयक या धन विधेयक को जो है आरक्षित रख सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते की कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। याद रखिए जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी, तो वित्तीय आपातकाल में 3 कंडीशन आ जाता है। जो केंद्र को जो है राज्य के वित्त मामले पर पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है, और जो है राज्य में किसी वित्त विधेयक या किसी धन विधेयक से संबंधित अगर राज्य विधेयक को पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उस विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। अब तीसरा है कि ये वेतन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वेतन एवं भत्ते में कटौती कर सकता है या उसके संबंधी निर्देश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट जो है ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका, आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका 17 नंबर का क्या आंसर निकल के आ जाएगा, डी आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 17 के बाद क्या आ जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश जारी करने की शक्ति किसके पास है। देखिए याद रखिएगा प्रवेश करने की जारी किसके पास है, संसद के पास है। तो याद रखिएगा संसद के पास ये शक्ति है किसी नए राज्य का प्रवेश करने के लिए शक्ति प्राप्त किसके पास है, संसद के पास है। तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत, याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास 2 शक्ति है। एक शक्ति है नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का, और दूसरा है नए राज्य बनाने का शक्ति किसके पास है, आपके पास किसके पास है, संसद के पास थे। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना है अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 3 के तहत याद रखना है अनुच्छेद 3 के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं कि राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, घटाना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, यह अनुच्छेद 3 के तहत। पर अनुच्छेद 2 के तहत है बाहर के किसी राज्य को एक्वायर करना या खरीदना, समझ रहे हैं ये सारी पहले से जो राज्य अस्तित्व में है और दूसरे में है नए राज्य का गठन को लेकर। तो मान लेते हैं किसी बाहर की जमीन को अगर खरीदा जाता है, भारत का अंग माना जाता है आर्टिकल 2 के तहत। याद रखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सभी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, याद रखना है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे इस चीज़ को याद रखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना सिक्किम जो है हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो है एक्वायर्ड यानी कि खरीदा हुआ जमीन के तहत पे उसे बनाया नए राज्य के प्रवेश के तहत आर्टिकल 2 के तहत। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल कौन सा है 19, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र का क्या है लाभ है। याद रखिए संसदीय लोकतंत्र का लाभ है। देखिए संसदीय लोकतंत्र की अगर लाभ की बात करेंगे तो याद रखना है संसदीय लोकतंत्र की अगर लाभ की बात करेंगे तो याद रखिए सबसे पहले क्या है उत्तरदायी सरकार। ये भी क्या हो जाएगा सही आ जाएगा उत्तरदायी सरकार। अब जैसे माने उत्तरदायी सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तरदायी सरकार में क्या चीज़ का बात आएगा, संसदीय व्यवस्था में जो है मंत्री लोग क्या होता है संसद के प्रति क्या होता है उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा उत्तरदायी सरकार। तो ये जो है संसदीय व्यवस्था में सबसे पहली लोकतंत्र की भूमिका है। जो सत्ताधारी दल होगा वो जनता के प्रति हो या संसद के प्रति क्या होगा वो
उत्तरदायी होगा। अब क्या कह रहा है, व्यापक प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होगा। अब देखिए कार्यपालिका के में जो भी व्यक्ति आते हैं, कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति आते हैं वो क्या होते हैं, जनता का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है वो, जनता का प्रतिनिधि होता है। इस तरह से जो है सभी वर्गों का, जितने भी वर्ग जो चुनते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, पुरुष हो, जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो जनता को जनता क्या करते हैं, चुनते हैं कार्यपालिका के सदस्य को। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र की व्यापक प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलता है। एक तो उत्तरदायी सरकार समझ गया, दूसरा है व्यापक प्रतिनिधित्व भी देखने को आपको मिलता है। तीसरा क्या, शक्तियों का कठोर पृथक्करण। नहीं, शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं, हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता। शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा कार्य है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। आपको पता ही है हमारे संविधान में जो है विधायिका और कार्यपालिका सबसे बड़ा व्यवस्था है, याद रखना विधायिका और कार्यपालिका क्या है, सबसे बड़ा व्यवस्था है। इस तरह से रह सकते हैं कार्यपालिका में विधायिका अपने कार्य के मध्य क्या है, स्वतंत्र है, वो सही रूप से काम कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ समझ गए। तो देखिए अब आपका इससे आंसर निकल जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इससे आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इस तरह से याद रखिएगा संसदीय लोकतंत्र का ये सब क्या था, लाभ था। क्या था, लाभ। लेकिन कुछ नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि अस्थायी सरकार रहता है। मान लेते हैं कि अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, कुछ समय में मान लेते हैं कांग्रेस का सरकार है, कुछ समय में किसी और पार्टी का सरकार। इसलिए क्या होता है सरकार बदलता है तो अस्थायी सरकार आते रहता है हमेशा, और मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी हो जाता है, और शक्तियों का कठोर पृथक्करण का भी विरोध हो जाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये सभी जो था आपका ये 3 गुण, अस्थायी सरकार, मंत्रिमंडल का निरंकुशता और शक्तियों का कठोर पृथक्करण के विरुद्ध, ये सभी क्या है, संसदीय प्रणाली की कमियां हैं। अच्छाई में तो मैंने बता दिया, उत्तरदायी सरकार होता है, व्यापक प्रतिनिधित्व भी होता है, विधायक और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य भी होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब लोकतांत्रिक गुण क्या है, लाभ है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला सवाल, हम लोग जो देख के आते हैं अगला सवाल जो आता है, अगला सवाल आता है मेरा 20 नंबर का सवाल। देखिए 20 नंबर का सवाल में क्या आता है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सी राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी राजनीतिक समानता सुनिश्चित, राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक समानता की सुनिश्चितता की बात की गई। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्यक्ति मताधिकार पर आधारित निर्वाचन होगा। ये सही बात है, व्यक्ति मताधिकार, जब तक अगर आप व्यक्ति यानी बड़े नहीं हो गए, 18 वर्ष तक का नहीं हो गए हैं, तब तक जो है आपको निर्वाचन का अधिकार नहीं रहेगा। उसके बाद एक उपाधियों का अंत, ये नहीं होगा, ये राजनीतिक समानता में नहीं आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अब याद रखिएगा, देखिए आपको कहा गया है, देखिए यार 326 के तहत ये कहा गया है कि जो 326 आर्टिकल के तहत लोकसभा और विधानसभा में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे ही जो है, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति मताधिकार के तहत वो आएगा। तीसरा कारण, निर्वाचन नियमावली में शामिल किए जाने वाले धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। याद रखिएगा, यानी जो है आप किसी धर्म और याद रखिएगा किसी धर्म, यानी याद रखिएगा धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद आपको 325 के तहत कहा गया, याद रखिए 325 में कहा गया किसी भी व्यक्ति मताधिकार के लिए निर्वाचन नियमावली में ये बात की गई है कि धर्म और वंश और जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर। मान लेते हैं कोई किसी धर्म का है या कोई किसी वंश का या कोई किसी जाति का या कोई किसी लिंग का है, तो महिला है, पुरुष है या थर्ड जेंडर है, इन सभी के आधार पे भी जो है आप किसी को भी ये वोट देने के लिए खारिज, यानी वोट नहीं देने के लिए खारिज नहीं कर सकते, योग्य पूर्ण उसे नहीं मान सकते। इससे कह सकते हैं कि आपका ये वाला तो गलत है पर ये अब स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो इस तरह से कह सकते हैं 1 और 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 3 आंसर ए आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 20 का क्या आ जाएगा, 20 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के समय, बात याद रखना संविधान संशोधन की बात की गई 368। अब याद रखिएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में याद रखिए हमारे संविधान में 4 तरह का विधेयक है। एक है
साधारण विधेयक एक है, धन विधेयक एक है, वित्त विधेयक एक है, संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हमें बात करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आता है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, ये बात गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा ने किसी भी सदन में वो प्रस्तुत किया जा सकता है, और मनोनीत ही नहीं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भी ला सकते हैं, यानी कोई भी सदस्य इसे संविधान संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है। तो याद रखना है। अब देखिए दूसरा कहता है संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित को आधे से राज्य के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत, नहीं नहीं, यहाँ पे विशेष नहीं आएगा, यहाँ पे साधारण बहुमत आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साधारण बहुमत आ जाएगा। याद रखिएगा हमारे संविधान में जो विशेष बहुमत से पारित जो करवाया जाता है संविधान संशोधन विशेष बहुमत, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से किया जाता है, जबकि आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल से जो है विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत के अनुमोदन पे किया जाता है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दोनों, इसका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, डी। याद रखिए पहला में क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में नहीं, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरी बात मनोनीत सदस्य के द्वारा नहीं, वो किसी भी सदस्य यानी सरकारी सदस्य के द्वारा भी किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी किया जा सकता है, या मंत्री के द्वारा भी किया जा सकता है। तो याद रखना है, इस बात को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। तो याद रखिएगा 21 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारा 22 में। 22 का कह रहा है समानता के अधिकार के संदर्भ में, याद रखें समानता के अधिकार के संदर्भ की बात की गई। समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर क्या करना है, विचार करना है। पता है समानता के अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में दो तरह की बात की गई है, एक बात की गई है विधि के समक्ष, एक बात की गई है विधि के समक्ष समता की बात की गई, कि विधि के समान संरक्षण की बात की गई। याद रखना विधि के समक्ष समता की जो बात की गई वो आपके ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है आपके संविधान विधियों के समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन में कह रहा है विधि के समक्ष समानता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव हो। ये गलत है, ये नहीं होगा। यानी विधि के समक्ष समानता सकारात्मक अवधारणा जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव हो, नहीं गलत। उसके बाद कह रहे हैं कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ये बात सही है, याद रखिएगा। हमने अभी जस्ट बताया आपको कि हमारे यहाँ क्या है, विधि के समान संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहाँ समान और असमान लोग के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू होता है, वहाँ भी अनुच्छेद 14 लागू होगा। मान लेते हैं कि जहाँ पे एक तरह का ही व्यक्ति है, और लेकिन वहाँ पे और कोई अलग अलग तरह का भी व्यक्ति है, तो वहाँ पे दो व्यक्ति के साथ जो है अलग अलग तरह का व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को कह दिया है। चलिए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 22 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो एकल संविधान भी एकल संविधान, ये भी विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। दूसरा यानी केंद्र और राज्य के लिए जो अलग अलग संविधान नहीं, हमारे देश में केंद्र के पास सिर्फ संविधान है, और उसी से राज्य भी चलता है। आपातकालीन प्रावधान आपको पता है, आपातकालीन प्रावधान यानी अगर जिस समय में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है उस समय जो है राज्य का पूरा शक्ति किसके पास चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है। और तीसरा है अखिल भारतीय संघ। आपको पता है हर राज्य और देश के पास अपना एक लोक सेवा आयोग है, पर एक है अखिल भारतीय सेवा आयोग। इसमें याद रखेंगे IAS IPS वगैरह को जो बनाया जाता है। तीसरा है एकीकृत निर्वाचन। आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन आयोग है वो केंद्र के द्वारा ही निर्वाचन किया जाता है, तो याद रखिएगा। जबकि इसका दोनों के मध्य क्या है, समान है। अब याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति भी क्या है, राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वो क्या करता है, काम करता है। इस तरह से केंद्र का एजेंट के रूप में कौन काम करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। तो याद रखना है इस तरह से। तो इस तरह से आपका आंसर लगभग इसका क्या आ जाएगा, डी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, यानी पाँचों इसका सही हो जाएगा। एकल संविधान का विशेषता है, इसे कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, पाँचों आ जाएगा।
ठीक है, यानी एकल संविधान भी आ जाएगा, आपातकालीन उपबंध भी आ जाएगा, अखिल भारतीय सेवा भी आ जाएगा, एकीकृत निर्वाचन भी तंत्र भी आ जाएगा और राज्यपाल की नियुक्ति भी आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पांचों बात आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो क्या आ जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के मध्य से अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निरुद्ध एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अब देखिए यानी याद रखना, अस्पृश्यता जो है आपका समानता के अधिकार के तहत है। याद रखना किसके तहत है, समानता के अधिकार के तहत। आपको पता है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता की बात की गई, तो अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है। तो उसी के तहत ये बात किया अनुच्छेद यानी समानता का अधिकार आपको पता है 14 से लेकर किसके मध्य है, 18 के मध्य है। 14 से लेकर 18 के मध्य समानता का अधिकार, और उसी समानता का अधिकार में जो अस्पृश्यता की बात की गई है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के साथ आपका अस्पृश्यता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना है, 19 से लेकर 22 तक है। और जबकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कितना से 23 से लेकर 24 तक की बात की गई, 23 से लेकर 24 तक की बात की गई है। स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो वो कहाँ से कहाँ तक है, याद रखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 से लेके 35 तक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखिएगा आपके आर्टिकल 32 में बात की गई है। 5 प्रकार के रीट की बात की गई है, तो याद रखना है इसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है और उत्प्रेषण है। इस तरह से 5 तरह का रीट की बात की गई है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 24 के बाद नंबर जो सवाल आएगा वो है 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर का सवाल कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार। याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात नहीं की गई, राज्य मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखिए आप देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के पास जो है मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आयोग अपना वार्षिक या वित्त प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नहीं नहीं ये गलत है, राज्यपाल को नहीं सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता नहीं, एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री को ये सौंपता है। याद रखिएगा राज्य मानवाधिकार जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है सरकार यानी राज्य सरकार को देता है, ना कि राज्यपाल को देता है। इस तरह से याद रखिएगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किसको रिपोर्ट देता है, वो राज्य सरकार को देता है, ना कि राज्य। ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस तरह से आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो याद रखिए राज्य मानवाधिकार का जो गठन है वो कब किया गया, 1993 में किया गया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति ही जो है इसका गठन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का भी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति भी करता है, और राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग जो है राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषय पर ही जांच कर सकता है। याद रखिए राज्य मानवाधिकार जो है राज्य सूची के विषय एवं संवर्ती सूची के विषय पर ही वो क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 26। देखिए आज 26 यानी 25 तक ही रहने देते हैं, आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे 26 के बारे में। तो देखिए आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा डिस्कशन जो कर रहे हैं वो डिस्कशन आपको समझ में आएगा। तो याद रखिएगा इसी तरह हम लोग जो है आगे से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। एक दिन में मतलब आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेगा, फिर आगे चल के हम उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज हम 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन सोल्व किए। ये था मेरा पॉलिटी का पहला टेस्ट विजन का। ठीक है, धन्यवाद।